नमस्कार। मैं हूं अमित कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज पिकल। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बाद झारखंड में फिर से राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। झारखंड हाईकोर्ट ने अगले 4 महीने के अंदर नगर निकायों के चुनाव को संपन्न कराने का आदेश दिया है। ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां फिर से चुनाव की तैयारी में जुट गई हैं। इन्हीं सब विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार मनीष आनंद। मनीष जी, न्यूज पिकल के इस अंक में आपका स्वागत है। मनीष जी, जैसे पिछले लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में जेएलकेएम और उसके पार्टी के मुखिया जयराम कुमार महतो अपने परफॉर्मेंस से सबको चौंका दिए थे, तो आपको क्या लगता है आने वाले नगर निकायों के चुनाव में उनका परफॉर्मेंस कैसा रहेगा? और हम लोग को ये भी बताइए कि जेएमएम भी पिछले विधानसभा चुनाव में अप्रत्याशित सफलता उसको मिली और वो दोबारा सत्ता में वापसी की। तो आपको क्या लगता है कि जब चूंकि ये चुनाव केवल शहरी इलाके में होगा, तो जेएमएम का प्रदर्शन आगे बढ़ेगा या बीजेपी उनको कड़ा कंपटीशन देगा? मनीष जी। जी अमित जी, आपने बिल्कुल सही कहा। राजनीतिक सरगर्मी झारखंड में तेज हो गई है और नवंबर में रिजल्ट आया था विधानसभा चुनाव का। काफी लंबा करीबन 3 से 4 महीना का चुनावी कार्यक्रम रहा था झारखंड के अंदर में। बहुत तूफानी दौरा रहा था भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी और झारखंड मुक्ति मोर्चा की तरफ से भी। और जो गहमा-गहमी थी, राजनीतिक गहमा-गहमी, वो शांत हो रही थी। ऐसा समझा जा रहा था कि हेमंत सोरेन के पास जो सरकार नई बनी है, उनके पास कम से कम 6 महीने का हनीमून पीरियड रहेगा, 6 महीने शांति रहेगी उनके लिए। लेकिन जो एक कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े, तो अब उनको एक फिर से अपना एक राजनीतिक परीक्षा देना पड़ेगा कि चुनी हुई सरकार है, इतने बड़े बहुमत से आए हैं, तो एक बार आप फिर से साबित करें कि आपके पास जो ये बहुमत है, आप बिल्कुल लोकप्रिय नेता हैं, आपके पार्टी की लोकप्रियता पूरे राज्य में हर क्षेत्रों में बरकरार है। वो अब उनको साबित करना पड़ेगा 4 महीने के अंदर शहरी निकाय के चुनाव में। शहरी निकाय के बारे में अमित जी, थोड़ा झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये कठिन रास्ता है, क्योंकि ये शहरों में चुनाव होगा। ये म्युनिसिपल इलेक्शन इसे हम कहते हैं। तो जितने भी शहर आपके हैं झारखंड के, कई सारे शहर हैं, जैसे कि मान लेते हैं, जैसे कि आप समझे कि रांची है, धनबाद है, बोकारो है, गिरिडीह है, देवघर है, जसीडीह है, तो इतने सारे तमाम, डाल्टनगंज है, गढ़वा है। तो करीबन हम समझते हैं कि 20-25 बड़े शहरों में जाकर के ये शहरी निकाय का चुनाव होने जा रहा है। और ऐसे में इस वक्त जबकि मैया सम्मान योजना का इन्होंने कार्यान्वयन कर दिया है, बड़े एक पब्लिक मीटिंग को बुला करके किया, उसमें 2500 रुपये महिलाओं के खाते में चला भी गया, करीबन 56 लाख से अधिक महिलाओं के खाते में चला गया। और इस परिप्रेक्ष्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा की उम्मीदें बिल्कुल ये होगी कि जो परंपरागत रूप से ये सोचना है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा एक मूलतः ग्रामीण क्षेत्रों वाली पार्टी है, उस धारणा को ये तोड़ना चाहेंगे। तो ये उनके लिए एक मौका भी है और चुनौती भी है झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए। लेकिन इसमें 2 पहलू हैं अमित जी, उसे हमें समझना चाहिए कि चुनौती बड़ी स्पष्ट है झारखंड मुक्ति मोर्चा और इनके नेतृत्व में जो इंडिया ब्लॉक है, जिसमें कि कांग्रेस भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी है, सीपीआई-एमएल भी है, कि बीजेपी का मूलतः जो बेस है वो शहरों में ही है, झारखंड के शहरों में। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपनी लाज बचाने के लिए शायद बहुत मेहनत करे और ये दिखाए कि इनका रिजल्ट अच्छा आता है शहरी निकाय में, तो थोड़ी जो है इज्जत जो है वो वापस आ जाएगी और कॉन्फिडेंस काडर में वापस लौट आ सकता है, तो बीजेपी बहुत ताकत लगाएगी। ये एक। दूसरा ये है अमित जी कि आपने जैसे ज़िक्र किया शुरुआत में ही कि जेएलकेएम पार्टी के बारे में आपने बताया और उनके मुखिया और डुमरी के विधायक जयराम कुमार महतो के बारे में आपने बताया कि वो काफ़ी तेज़ी से झारखंड के राजनीतिक मानचित्र पर उभर कर के सामने आ रहे हैं और उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। आपने इसका ज़िक्र भी किया और सुर्खियों में रहते हैं मीडिया में, राज्य स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पर भी वो भी देखा जा रहा है और बहुत तेज़ी से उनका पॉलिटिकल ग्राफ जो वो कह रहे हैं और उनकी पार्टी बता रही है कि बढ़ रहा है राज्य में। और चूँकि वो छात्र राजनीति से आए हैं और उनका जो वोट बेस है, वो भी कहीं न कहीं शहरी इलाकों में अच्छा खासा है।
तो शहरी इलाकों में जो ये निकाय के चुनाव होने जा रहे हैं, उसमें जेएलकेएम पार्टी, अगर हम ऑन पेपर अगर हम बात करें स्ट्रेंथ की, ताकत की, तो उनके अच्छा करने की संभावना है। तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए सिर्फ बीजेपी ही चुनौती नहीं है, बल्कि जेएलकेएम पार्टी भी चुनौती बनेगी। अमित जी, इसमें एक और पहलू है, मैं वो भी ज़िक्र कर देता हूँ, फिर हम चर्चा को आगे बढ़ाएँगे कि सुदेश महतो के पास भी एक अवसर है, आजसू पार्टी का, कि जो विधानसभा में जो उनका बुरा हाल हुआ उनके पार्टी के साथ, उनके मुखिया ही चुनाव हार गए। सिल्ली विधानसभा से सुदेश महतो सिर्फ एक विधानसभा सीट जीत पाए वो, और बीजेपी का भी कहीं न कहीं जो हार का ठिकरा है वो उनकी पार्टी के ऊपर वो फोड़ते हुए आ रही है। तो आजसू पार्टी के लिए भी वापसी करने का एक ये मौका रहेगा। तो बहुत ही दिलचस्प होगा अमित जी, हम आने वाले समय में इसके ऊपर हम ट्रैक करेंगे, हम लोग डेवलपमेंट्स और किस तरह के नतीजे आते हैं, उसके बारे में देखेंगे। जी, अमित जी। मनीष जी, पिछले जो 2 चुनाव हुआ है, लोकसभा और विधानसभा, दोनों चुनावों में जयराम कुमार महतो केवल राज्य स्तर पर ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर पर भी कहीं ना कहीं अपने अपने को चर्चा के बीच में, केंद्र में ले आए थे। और कारण अचानक वही था कि बिल्कुल पहले लोकसभा के समय तो उनका अपना पार्टी, उसमें उन्होंने रजिस्टर्ड भी नहीं कराया था, एक इंडिपेंडेंट प्रत्याशी के रूप में लड़े थे। और 2-3 और लोकसभा क्षेत्रों में अपने जो साथियों को उन्होंने इंडिपेंडेंट ही नॉमिनेशन करवाया था और वो भी चुनाव लड़े थे। तो 3 लोकसभा क्षेत्रों में काफी अप्रत्याशित वोट उन लोगों को मिला, जिसके बाद राष्ट्रीय लेवल पर भी केवल पत्रकार ही नहीं, राजनीति के जितने छात्र हैं वो जयराम कुमार महतो को जान गए। उसके बाद विधानसभा चुनाव का भी परिणाम हम लोग के सामने है, और वो खुद तो चुनाव जीत गए, और कम से कम 10 ऐसा सीट है जहां सेकंड और थर्ड उनके प्रत्याशी आए हैं। और पूरे राज्य का जो डायनेमिक्स है, जिसको बोला जाता है कि एनडीए का एकदम सफाया हो गया, और विपक्ष में रहने के बाद भी बीजेपी अपनी उसकी सीट घट गई। ऐसा जल्दी होता नहीं है। तो अब जब नगर निकाय का जब चुनाव होगा, तो इसमें भी लेकिन ऐसा माना जाता है मनीष जी की जयराम कुमार महतो का भी ज्यादा बड़ा वोट बैंक का जो बेस है वो ग्रामीण इलाकों में है। तो अब धनबाद जैसा इलाका, और अगर आप देखेंगे तो विधानसभा का इलेक्शन जो है, धनबाद में भी बीजेपी को सफलता मिली है। शहर जो अभी 21 सीट बीजेपी को मिला है, तो ज्यादा सफलता उसको शहर वाले इलाके विधानसभाओं में ही मिला है। तो खास करके जो जयराम कुमार महतो का जो, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जहाँ के रहने वाले हैं, गिरिडीह और धनबाद, इन दोनों जगहों पर वो काफी एक्टिव हैं। तो इन दोनों जगहों पर आपको क्या नजर आता है कि क्या वो शहर, ये चूंकि शहरी चुनाव है, तो यहाँ भी वो छाप छोड़ेंगे फिर से, मनीष जी? जी, मैं बिल्कुल आपने सही कहा, आपकी ग्रामीण परिवेश, ग्रामीण छाप ज़्यादा है जेएलकेएम और जेएमएम और आजसू पार्टी का भी अगर हम मान लें तो इनका ग्रामीण परिवेश और परिप्रेक्ष्य ज़्यादा है। हमने पहले भी कहा अमित जी कि बीजेपी आम तौर पर बिहार में भी अगर आप ले लें और झारखंड में ले लें, तो भारतीय जनता पार्टी की जो एक छवि है, वो शुरू से ही, आज से नहीं, कई दशकों से है छवि कि ये एक शहरी पार्टी है। तो बीजेपी की हमेशा से एक छवि रहती है कि ये शहरी पार्टी है, शहर में इनका ज़्यादा बेस है। अगर आप बिहार भी जाएँगे तो वहाँ भी राष्ट्रीय जनता दल ग्रामीण क्षेत्रों में, जदयू ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और शहर में बीजेपी स्ट्रॉन्ग होती है। वहीं अगर आप पंजाब चले जाएँगे तो पंजाब में शहरों में बीजेपी कहीं-कहीं अपनी इनकी अच्छी स्ट्रेंथ होती है, जबकि शिरोमणि अकाली दल जो इनका अलायंस पार्टनर होता था, वो ग्रामीण इलाकों में स्ट्रॉन्ग होता था। तो बीजेपी का जो स्वभाव है, वो उस स्वभाव की वजह से बीजेपी मूल रूप से शहरी पार्टी 1980 के दशक से बनी आ रही है और उसका फ़ायदा इनको शहरी निकाय में मिल सकता है। रांची वगैरह जैसे शहर की अगर आप बात करेंगे, तो शहर में रांची में भारतीय जनता पार्टी की अच्छी पकड़ है और धनबाद में भी अच्छी पकड़ है, आपने ही बताया। और अगर देवघर की बात करेंगे, शहर की बात करेंगे, तो फिर वहाँ इनकी अच्छी पकड़ होगी। क्योंकि जैसा कि शहर का जो चरित्र होता है अमित जी, कि शहर में जो आबादी रहती है, वो काम-काज वालों की रहती है, जो कर्मचारी होते हैं, नौकरी करते हैं या बिज़नेस करते हैं। मूलतः इन लोगों की आबादी कुछ ज़्यादा होती है और जो खेती वगैरह पे डिपेंडेंट होते हैं, वो गाँवों में रहते हैं, ऐसा स्वभाव होता है। तो इसलिए शहरी इलाकों में बीजेपी जो है वो झारखंड में हम जानते ही हैं कि बीजेपी शहरी पार्टी है झारखंड में।
अगर ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ होती तो ऐसी हालात तो विधानसभा के चुनाव में होती ही नहीं। 28 जो जनजातियों के लिए जो रिजर्व सीट्स हैं, उनमें सिर्फ एक में ही जीत पाई बीजेपी, 27 तो हार गई क्योंकि ग्रामीण इलाकों में इनकी पकड़ कम है। तो लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ पर इनको शहरी निकाय के चुनाव में मिलने के आसार हैं। और लेकिन जब आप मैसेजिंग देने की बात करेंगे, परसेप्शन देने की बात कराएँगे और निकाय चुनाव में अगर आपने अच्छा कर दिया तो वो बोलेंगे कि हमने 4 महीने में हमने जो खोया था उसे हमने वापस ले लिया। एक ये बात है, दूसरी बात हम ये आपको बताना चाह रहे हैं अमित जी कि सिर्फ़ एक चुनाव के कसौटी पर हम राजनीति में ज़्यादा विश्लेषण हमें नहीं करना चाहिए और किसी नतीजे पर हमें नहीं पहुँचना चाहिए। विधानसभा का चुनाव एक चुनाव था, एक हम उसे इवेंट मान लें। लोकसभा का चुनाव एक चुनाव था, उसे हम एक इवेंट मान लें। हम अगर एक विस्तृत किसी राजनीतिक विश्लेषण और करने के बाद किसी नतीजे पर पहुँचना चाहते हैं, तो कम से कम 5 साल हुए चुनावों के ऊपर हम नज़र डालेंगे और उनकी समीक्षा करेंगे, तब हम एक जाकर के कोई ग्राफ तैयार कर सकते हैं कि हाँ, इस ग्राफ में किस राजनीतिक पार्टी का ग्राफ ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है। तो ऐसे में हम जैसे कि अगर इस ग्राफ में ही अगर हम मैपिंग करें तो झारखंड मुक्ति मोर्चा हमें लगता है कि झारखंड में उनका ग्राफ ऊपर चल रहा है चुनाव दर चुनाव, क्योंकि सबसे बड़ी पार्टी और आज तक के इतिहास में सबसे अधिक सीट वो जीत करके आई। पिछली बार भी सत्ता में थी, इस बार भी सत्ता में है, तो हमें उनका ग्राफ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ता है। कांग्रेस का हमें लगता है कि मजबूती बरकरार है, जितने भी सीट लड़ते हैं अपने क्षेत्र में, उन्होंने अपना टेरिटरी स्ट्रॉन्ग किया है। ये विधानसभा चुनाव पहला चुनाव था जेएलकेएम पार्टी का। तो इसके पहले उन्होंने लोकसभा में जो है उनकी उनकी पार्टी आपने ही बताया कि रजिस्टर्ड नहीं हुई थी, तो लेकिन उनके उम्मीदवार खड़े थे। उन्होंने भी अच्छे खासा उनका प्रदर्शन लोकसभा में भी रहा था। अब विधानसभा में उन्होंने अच्छे खासे वोट लाए हैं। अब इनको ये साबित करना है कि ये जो विधानसभा में इनका रिज़ल्ट था, ये वाक़ई ये सस्टेनेबल है। ये आगे जाकर के भी सस्टेनेबल हो सकता है। एक इसलिए हम कहना चाह रहे हैं आपको कि बीजेपी में जिस तरह से माथा फुटअव्वल था विधानसभा चुनाव के दौरान, जिसमें कि पार्टी के अंदर काफ़ी असंतोष था, कार्यकर्ताओं में असंतोष था, काफ़ी क्षेत्रीय नेताओं के बीच असंतोष था। तो जब काडर में असंतोष होता है और नेताओं में असंतोष होता है, तो कहीं न कहीं तीसरे विकल्प को भी अपने समर्थकों से वो वोट करवा देते हैं। तो ये हमें आगे वाले चुनाव में देखना होगा कि जेएलकेएम पार्टी जो अपने 10.5 लाख वोट पाने की जो बेस बनाई है विधानसभा में, इसमें कितना वो और जोड़ते हैं। तो उसका उत्तर हमें 5 साल के बाद मिलेगा। तो 5 साल से पहले उनके पास 2 मौके आएँगे। पहला मौका अभी शहरी निकाय का चुनाव और दूसरा चुनाव जब ग्रामीण इलाकों में पंचायत का चुनाव होगा। तो हम ये 2 चुनाव अगले 2029 से पहले ये 2 मौके जेएलकेएम की पार्टी के पास हैं कि वो साबित करें और ये बताएँ कि वो वोट बेस को कितना और बढ़ा पाने में सफल हो पाते हैं और जितना वोट पाया था उसको वो बचा कर के रखे हैं या नहीं रखे हैं, ये भी उनको दिखाना पड़ेगा आने वाले शहरी निकाय चुनाव में भी और ग्रामीण इलाकों में जब पंचायत के चुनाव होंगे तब। तो ये हम आने वाले समय में देखेंगे अमित जी, लेकिन उनका जो ग्राफ अभी दिख रहा है, मीडिया में जो दिख रहा है, उसमें तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। जी, अमित जी। हाँ नहीं मनीष जी, ऐसे भी जो नगर निकाय का जो चुनाव है ये वार्ड्स में बटे होते हैं, तो वार्ड्स बहुत छोटा होता है। तो आप हमेशा ध्यान देंगे कि जब वार्ड लेवल पर इलेक्शन होता है जो बहुत छोटा इकाई है, तो उसमें बहुत आपको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीतते हुए आपको दिखेंगे, क्योंकि उनका प्रभाव बहुत कम, आप 2-3-4 हजार वोट लाके भी आपको कभी कभी सफलता मिल जाती है और बहुत बड़ा बेस नहीं होता है। तो राष्ट्रीय पार्टियों से मतलब राष्ट्रीय पार्टी से आप लोकसभा के चुनाव में आप तुलना नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्लेटफॉर्म ऐसा है कि उसमें आपको रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, इलाका बहुत बड़ा है और बड़े बड़े स्टार प्रचारक उसमें इन्वॉल्व होते हैं। लेकिन जब छोटा लेवल पे, जब वार्ड लेवल पे मामला हो जाए तो उसमें इंडिपेंडेंट भी कमाल कर सकता है। तो क्या जेएलकेएम के केस में, तो चूंकि हम लोग अभी मान रहे हैं कि अभी बस चूंकि एकदम बच्चा है अभी, 4-5 महीने पार्टी का रजिस्टर्ड किए हुए हुआ है, चलो एक चुनाव बहुत अच्छा किया, एक विधायक चुन कर आ गए। तो अब हम मान के चल रहे हैं कि कम से कम 2 महीने के बाद ही होगा। 4 महीने का अगर हाईकोर्ट समय दिया है तो 2-3 महीना उनके हाथ में होगा। इस बीच में विधानसभा में भी जयराम कुमार महतो को अपना परफॉर्मेंस फिर एक बार दोबारा दिखाने का मौका मिलेगा जब बजट सेशन होगा झारखंड विधानसभा का। तो
तो आपको क्या लगता है कि जब छोटा वार्ड होगा तो सफलता बढ़ेगा या कंपटीशन बढ़ेगा? मनीष जी। नहीं, दोनों ही बातें होंगी। पार्टी भी अपना दमखम दिखाएगी और आपने सही कहा कि निर्दलीय और जो कैंडिडेट्स होते हैं उनके ऊपर भी काफ़ी निर्भर करता है, क्योंकि वोटर्स कम होते हैं एक वार्ड में। लेकिन आने वाले समय में ही आपके इस प्रश्न का जवाब मिल पाएगा, क्योंकि अभी तो चुनाव होने में करीबन 4 महीने का समय है। 4 महीने या 3 महीने का तो बिल्कुल ही समय है। तो इसका उत्तर अभी तो नहीं मिलेगा, लेकिन तैयारी में जुट गए हैं सारी पार्टियाँ। तो सभी पार्टी अपनी-अपनी तैयारी में जुट गए हैं, और चूँकि पार्टियों की संख्या ज़्यादा है झारखंड में, कई सारी पार्टियाँ हैं, ये भी हमें नहीं मालूम है कि ये जो अलायंस था विधानसभा के लिए, वो अलायंस इन शहरी निकायों में भी काम करेगा या सभी पार्टियाँ अलग-अलग लड़ेंगी, ये भी अभी नहीं मालूम है। कि झारखंड मुक्ति मोर्चा भी लड़ेगी, कांग्रेस भी लड़ेगी, आजसू भी लड़ेगा, बीजेपी भी लड़ेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि शहरी लोकल लेवल पर अलायंसेस मूलतः नहीं होते हैं। तो एनडीए और इंडिया ब्लॉक की संभावना उसमें कम है। तो ऐसा भी हो सकता है कि एक ही वार्ड में कई सारे उम्मीदवार भी हो सकते हैं, मल्टीप्लिसिटी ऑफ कैंडिडेट्स हो सकते हैं, तो वोटों का बँटवारा भी उसी अनुपात से काफ़ी ज़्यादा होगा और कम वोट पाकर के भी उम्मीदवार चुनाव जीत सकता है। तो ये भविष्य के गर्भ में आपके इस प्रश्न का उत्तर छिपा हुआ है अमित जी। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें थोड़ा अभी इस पर अभी थोड़ा और रुक करके हमें इंतज़ार करना चाहिए। जी, अमित जी। नहीं मनीष जी, हम लोग लगातार नजर बनाए रखेंगे झारखंड पर और वहाँ की राजनीति पर। हम लोग फिर जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर दर्शकों को ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और हाँ, आपका कमेंट्स का हमें इंतजार होता है, तो आप ज्यादा से ज्यादा नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट जरूर ज्यादा से ज्यादा भेजें। मनीष जी, आपका बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार अमित जी।